हेलो गाइस, आज मैं डीप इन माय हार्ट ड्रामा की पार्ट 3 एक्सप्लेन करूँगी। पार्ट 3 में हम देखते हैं हानशुए को। यीफे उससे पूछता है कि वो इतनी श्योर कैसे है कि वो आदमी किलर नहीं है। हानशुए कहती है उसे सडनली सब कुछ याद आ गया कि उस दिन उसने क्लब में क्या देखा था। यीफे कहता है तुम लोगों को बहुत कंफ्यूज करती हो, कभी कभी ऐसे बिहेव करती हो जैसे तुम हानबिंग नहीं बल्कि कोई और ही हो। फिर यीफे हानशुए को कहता है तुम कल मुझे मीट करना। हानशुए जब रीज़न पूछती है तो यीफे कहता है कोई रीज़न नहीं है, बस यूं ही मिलना है उसे। हानशुए को लगता है यीफे हानबिंग को लाइक करने लगा है, लेकिन असल में यीफे हानबिंग के साथ टाइम स्पेंड करके कुछ पता लगाना चाहता है। हानशुए कहती है उसे ड्रिंक करना है। उसी वक्त शाओजेंग भी बाहर आती है। भी आती है और वो भी हानशुए और यीफे के साथ जाती है। हानशुए बहुत ड्रिंक करती है और पागलों की तरह डांस करती है और गाना भी गाती है। हानशुए ये सब इसलिए कर रही थी ताकि यीफे को ये लगे कि हानबिंग बहुत अजीब है। फिर हानशुए यीफे को पूछती है कि यीफे की कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। वो टॉल है, हैंडसम है, तो गर्लफ्रेंड क्यों नहीं? क्या उसके कैरेक्टर ही कुछ गलत है जिस वजह से वो सिंगल है? हानशुए जब घर लौट आती है तो यीफे को वो बोलती है कि उसे फिर से ड्रिंक करना है। हानशुए की हरकतें देख के यीफे को हंसी आ रही थी। अगले दिन शू गाओशेंग फिर से एक विक्टिम की बॉडी देखने जाता है। ये विक्टिम ताई ही लॉ फर्म में लॉयर है और पहले एक जज था। शू गाओशेंग यीफे को बुलाता है ताकि यीफे इस विक्टिम की हाथ टच करके उसका पास्ट देख सके। यीफे कोशिश तो करता है लेकिन वो कुछ सही से देख नहीं पाता। विजन्स बहुत ब्लर थी। इस आदमी की मौत भी साइनाइड पॉइजनिंग के वजह से ही हुई थी। जब शाओजेंग हानबिंग को वीडियो दिखाती है कि पिछले रात को हानशुए ने कैसे पागलों की तरह डांस किया था तो हानबिंग को बहुत गुस्सा आता है। यीफे गाओशेंग को बोलता है कि उसने अपने विजन्स में कुछ नंबर्स देखा है और वो गाओशेंग को विक्टिम की लैपटॉप और कंप्यूटर चेक करने के लिए कहता है। शायद वहाँ ये नंबर्स लिखा है। हानबिंग भी यहाँ विक्टिम को देखने आती है। कहती है पुलिस को कि वो एक रिपोर्टर है, लेकिन पुलिस फिर भी उसे अंदर जाने नहीं देती। तो यीफे हानबिंग को क्राइम सीन में ले जाता है। हानबिंग क्राइम सीन को एनालाइज करती है। उसे पता चलता है कि विक्टिम ने खुद को किलर से बचाने के लिए फ़ाइट नहीं की, यानी शायद विक्टिम उस वक्त सो रहा था जब किलर ने उसका मर्डर किया। मर्डरर के शू प्रिंट्स भी था जो कि बहुत क्लियर था। हानबिंग उन फुटप्रिंट्स की फ़ोटो लेती है। शू गाओशेंग उस लॉयर के केस के बारे में दूसरे डिटेक्टिव के साथ डिस्कस करता है। जिस लॉयर का मर्डर हुआ उसका नाम फांग डा शाई है और वो 55 इयर्स ओल्ड था। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला फांग डा शाई की मौत भी साइनाइड पॉइजनिंग से ही हुई, जो कि नेक्स्ट क्लब मर्डर विक्टिम के जैसा ही है। दोनों की डेथ के रीज़न सेम ही है। सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग फांग डा शाई रात के 1:30 बजे अपने ऑफिस से निकला और 2 बजे उसकी मौत हो गई, यानी इसी 30 मिनट्स के अंदर किलर ने उसका मर्डर किया है। एलिवेटर के फुटेज से पता चलता है कि फांगदे शाई सीधे पार्किंग लॉट में गया और जहां फांगदे शाई की कार रखी थी वहां सीसीटीवी नहीं लगी थी और उसके कार के आसपास दूसरे कार भी नहीं थे। तो इसलिए ये कंफर्म नहीं कर पाई पुलिस कि उन 30 मिनट्स के अंदर फांगदे शाई के साथ क्या हुआ। क्राइम सीन में सिर्फ एक ही चीज़ थी, एक फुटप्रिंट, शायद मर्डरर की। सीनियर डिटेक्टिव शू गाओशेंग को बोलते हैं कि 3 साल पहले जो मर्डर हुआ था वो भी सेम तरीके से किया गया था। नेक्स्ट क्लब का मर्डर और इस लॉयर का मर्डर भी सेम ही तरीके से किया गया, साइनाइड पॉइजनिंग से। तो शायद ये सीरियल किलिंग ही है। शू गाओशेंग कहता है कि विक्टिम्स में कुछ भी कॉमन नहीं है या फिर विक्टिम्स में किसी भी तरह का रिलेशनशिप भी नहीं है, तो शायद उन्हें और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जिस इंसान ने हानबिंग को मारने की कोशिश की उसने एक बार तो बोला कि उसी ने मर्डर किया और फिर बोल रहा था कि उसे ऐसा बोलने के लिए किसी ने इंस्ट्रक्ट किया था। बिल्कुल पागल जैसा बिहेव कर रहा था। इस आदमी की मेंटल कंडीशन चेक करने के लिए साइकेट्रिस्ट को बुलाया जाता है और उन्हें पता चलता है कि यह आदमी बहुत वक्त से ड्रग्स यूज़ कर रहा है। गाओशेंग हानबिंग को पुलिस स्टेशन बुलाता है क्योंकि इस आदमी ने बोला वो तभी सच बताएगा जब हानबिंग उससे मिलने आएगी।
हानबिंग के आने पर यह आदमी हानबिंग को बताता है कि नेक्स्ट क्लब में उस लड़की का मर्डर इसलिए हुआ था क्योंकि वो लड़की बहुत सेल्फिश थी, वो लड़की ये डिज़र्व करती थी। आगे ये आदमी कहता है कि किसी ने उसे बोला था ये बात हानबिंग को बोलने के लिए, लेकिन ये इंसान कौन है इस बारे में वो आदमी कुछ नहीं बोलता। इस तरफ यीफे को याद आता है कि जिस लॉयर का मर्डर हुआ उस लॉयर के हाथ टच करने पर उसे कौन सी नंबर्स दिखी थी। यीफे गाओशेंग को कॉल करके बताता है उसने जो नंबर देखा वो एक केस फाइल का नंबर है, केस 3708407, और ये केस 2003 की है। शायद फांगदे शाय उसी केस को सॉल्व कर रहा था। गाओशेंग कहता है कि उसे पता है ये बात। गाओशेंग आगे कहता है कि वो यीफे से बाद में बात करेगा क्योंकि अभी हानबिंग सस्पेक्ट से मिल रही है, और यीफे को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो गाओशेंग पर चिल्लाता है कि गाओशेंग कैसे हानबिंग को उस सस्पेक्ट से मिलने दे सकता है। उस इंसान ने हानबिंग को मारने की कोशिश की थी। हानबिंग बाहर आ जाती है और तभी यीफे भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। यीफे को बहुत चिंता हो रही थी हानबिंग के लिए। फांगदे शाय 15 साल पहले एक जज था और तब उसने एक हिट एंड रन केस हैंडल किया था। उस हिट एंड रन केस का सस्पेक्ट है जांग मिन हाओ। पुलिस जांग मिन हाओ को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो भाग जाता है और हानबिंग को कॉल करता है मिलने के लिए। जांग मिन हाओ कहता है कि वो हानबिंग को फांगदे शाय की मर्डर कैसे हुई उस बारे में कुछ बताएगा। हानबिंग इस बारे में यीफे को बताती है। जांग मिन हाओ ने हानबिंग को अकेले आने के लिए बोला था और पुलिस को इन्फॉर्म करने से भी मना किया था। हानबिंग का अकेले जाना भी सेफ नहीं था तो यीफे उसके साथ जाता है, लेकिन हानबिंग और यीफे जिस रेस्टोरेंट में थे जांग मिन हाओ उस रेस्टोरेंट में नहीं जाता। हानबिंग को कॉल करके दूसरे जगह आने के लिए बोलता है। यीफे भी उनको फॉलो कर रहा था। जांग मिन हाओ हानबिंग को कहता है कि वो हानबिंग के न्यूज़ शो में लाइव आना चाहता है और आके वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा जो कि बहुत सेंसेशनल होने वाला है। लेकिन हानबिंग कहती है कि वो क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है अभी बताना होगा उसे। बिना ये जाने कि वो क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा हानबिंग उसे शो में आने नहीं देगी। तो जांग मिन हाओ कहता है कि 15 साल पहले जिस हिट एंड रन केस के लिए उसे 7 साल जेल में रहना पड़ा, असल में उस हिट एंड रन केस का ड्राइवर जांग मिन हाओ नहीं था। असल में जो ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग गया था उस ड्राइवर ने जांग मिन हाओ को बोला था कि वो पैसे देगा। तो पैसे पाने के लिए जांग मिन हाओ ने पुलिस को बोल दिया था कि उसी ने खुद एक्सीडेंट किया, लेकिन बाद में असली ड्राइवर ने पैसे तो दिए ही नहीं और जांग मिन हाओ को बिना वजह के जेल में रहना पड़ा 7 साल। इस केस का जज फांगदे शाय था और फांगदे शाय को पता था कि जांग मिन हाओ झूठ बोल रहा है, वो असली क्रिमिनल नहीं है, लेकिन फांगदे शाय ने फिर भी जांग मिन हाओ को ही सज़ा दी। 7 साल बाद जब जांग मिन हाओ जेल से निकला तो वो एक दिन फांगदे शाय से मिला। क्रिमिनल रिकॉर्ड रहने के कारण जांग मिन हाओ को कहीं भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, तो इसलिए वो असली क्रिमिनल से मिलना चाहता था ताकि वो उस क्रिमिनल से कुछ पैसे ले सके। जांग मिन हाओ फांगदे शाय से मिला ये पता लगाने कि अब असली क्रिमिनल क्या करता है, कहाँ रहता है, और फांगदे शाय ने जांग मिन हाओ को सब सच बता दिया था। फांगदे शाय की लास्ट मैसेज अब जांग मिन हाओ सबको सुनाना चाहता है। जांग मिन हाओ ये सब इसलिए करना चाहता है क्योंकि सबको लगता है फांगदे शाय का मर्डर उसी ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने मर्डर नहीं किया है और वो सब सच बताना चाहता है। लेकिन जांग मिन हाओ सच न्यूज़ शो में ही बताएगा। हानबिंग फांगदे शाय की लास्ट मैसेज जो जांग मिन हाओ के पास रिकॉर्डेड है वो सुनना चाहती है। अब रात के 12 बजने ही वाले हैं, हानशुए आ जाएंगे अब, तो इसलिए हानबिंग अपने फ़ोन में हानशुए के लिए कुछ नोट लिखने लगती है। लेकिन जांग मिन हाओ को लगता है कि हानबिंग किसी को मैसेज करके कुछ बता रही है, तो जांग मिन हाओ उससे फ़ोन छीन लेता है। इस तरफ यीफे शू गाओशेंग को कॉल करके इन्फॉर्म कर
करता है कि हानबिंग जांग मिन हाओ से मिल रही है, तो शू गाओशेंग फ़ौरन आता है उस रेस्टोरेंट में। यहाँ हानबिंग की दूसरी पर्सनालिटी हानशुए आ जाती है और जब यीफे आता है रेस्टोरेंट में तो हानशुए उसे कहती है जांग मिन हाओ मर्डरर नहीं है। इनफैक्ट हानशुए जांग मिन हाओ को भागने में भी मदद करती है क्योंकि उसे लगता है कि जांग मिन हाओ बेगुनाह है और पुलिस एक बेगुनाह इंसान के पीछे पड़ी है। शू गाओशेंग हानशुए की इस बिहेवियर पर बहुत गुस्सा होता है और हानशुए भी शू गाओशेंग से आर्ग्यू करने लगती है। शू गाओशेंग हानशुए कैसी बिहेव कर रही थी पुलिस स्टेशन में, वो वीडियो श्याओ जेंग को भेजता है। हानशुए घर आने पर श्याओ जेंग उससे नाराज़ होती है। श्याओ जेंग कहती है मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे इतने टाइम से कांटेक्ट ही नहीं किया था और आज कांटेक्ट किया तो तुम्हारा ये वीडियो सेंड करने के लिए कि तुम कैसे बिहेव कर रही थी। श्याओ जेंग हानशुए को डांटती नहीं है, बस उतना बोल के अपने कमरे में चली जाती है। इस तरफ यीफे हानबिंग के बारे में सोच रहा था कि हानबिंग कभी कभी इतनी अजीब बिहेव करती है कि ऐसा लगता है जैसे वो हानबिंग नहीं कोई और ही है। किसी के बिहेवियर में अचानक इतना चेंज कैसे हो सकता है। जांग मिन हाओ पुलिस को बताता है कि उसने फांगदे शाय को नहीं मारा, वो फांगदे शाय से मिला तो था लेकिन बस कुछ इन्फॉर्मेशन और पैसे मांगने के लिए, और जांग मिन हाओ के पास एलिबाई भी है ये बात प्रूफ करने के लिए। जिस दिन फांगदे शाय का मर्डर हुआ था वो उस दिन वू पिंग में गया था, उसकी मॉम मिसिंग थी और वो अपनी मॉम को ही ढूंढ रहा था। जांग मिन हाओ का एलिबाई कंफर्म होने के बाद पुलिस उसे जाने देती है। यीफे जांग मिन हाओ का हाथ टच करता है और उसके थॉट्स सुन पाता है। जांग मिन हाओ सोच रहा था कि पुलिस असली मर्डरर को कभी ढूंढ नहीं पाएगी, यानी शायद जांग मिन हाओ ये जानता है कि असली मर्डरर कौन है। यीफे ये बात शू गाओशेंग को इन्फॉर्म करता है। यीफे हानबिंग को भी कॉल करके बताता है जांग मिन हाओ के बारे में। जांग मिन हाओ की इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट करने से मना करता है क्योंकि जांग मिन हाओ उस इंटरव्यू में 15 साल पहले क्या हुआ था वही बताएगा और ये प्रूफ करना चाहता है कि फांगदे शाय मौत ही डिज़र्व करता था। वो फांगदे शाय के मर्डर के मोटिव को जस्टिफाई करना चाहता है। हानबिंग कोशिश तो करती है ये इंटरव्यू रोकने की, लेकिन डायरेक्टर नहीं मानती। वो बोलती है कि शो का ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है तो अभी तो उन्हें ये इंटरव्यू करना ही पड़ेगा। और जांग मिन हाओ लाइव इंटरव्यू में फांगदे शाय की लास्ट रिकॉर्डिंग सुनाता है। फांगदे शाय अपने किलर से रिक्वेस्ट कर रहा था उसे ना मारने के लिए, लेकिन किलर ने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। असल में जांग मिन हाओ ने हानबिंग को जो रिकॉर्डिंग सुनाया था ये वो रिकॉर्डिंग नहीं है। इंटरव्यू में आने के बाद जांग मिन हाओ ने रिकॉर्डिंग बदल दी और दूसरी रिकॉर्डिंग सुनाई और एपिसोड 3 यहीं पर एंड होती है। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।